हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SN1 रिएक्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि अगर हम लेते हैं ए और बी सी मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगर ये ए बी पर अटैक करेगा तो ये मॉलिक्यूल सी निकल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा ए बी प्लस सी। तो यहाँ पर ए क्या हुआ है, ऐड हुआ है, और सी क्या हो गया है, आउट हो गया है। ठीक है। तो ए के आने से सी निकल रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर सी सब्स्टिट्यूट हो गई ए से। तो इस रिएक्शन को, अगर ऐसा ही कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है अटैक करता है, जो अटैकिंग जो रिएजेंट होता है। और यहाँ SN1 में अटैकिंग रिएजेंट सॉल्वेंट होता है। मतलब कि जो रिएक्शन होता है उसी के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वही अटैक करता है। यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर हो सकता है, H2O हो सकता है, और सॉल्वेंट हो सकता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट हो। तो इस रिएक्शन को सॉल्वेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम सब सॉल्वेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल हो, एज अ सॉल्वेंट हो, इस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। सॉल्वेशन हाइड्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, जिसमें SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल अगर H2O होगा तो वो उस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कोई दूसरा H2O को छोड़ के होगा तो उस रिएक्शन को हम सॉल्वेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें एक कंफ्यूजन क्या होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जिसके पास, मतलब कि जिसके पास हाइड्रोजन पर डेल प्लस चार्ज हो, मतलब कि हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से अटैच्ड हो। तो यहाँ पर अगर हम ले लेंगे H2O का बात करेंगे, तो H2O में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा, तो ये क्या होगा, डेल प्लस, और ये क्या होगा, डेल माइनस। तो ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डेल प्लस चार्ज रखता है। तो जो H2O होता है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और दूसरा हम देखते हैं CH3OH है। यहाँ पर भी ये डेल नेगेटिव होगा, यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो CH3OH क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और अगर हम ले लेते हैं एक और चीज को, जैसे CH4 ले लिए हैं, तो CH4 में क्या होता है कि CH3H ले लेते हैं। ठीक है, तो ये H क्या है, H पर कोई चार्ज बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो H होता है ये कार्बन से अटैच्ड होगा, और कार्बन से अटैच्ड होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस उतना नहीं होता है, तो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको बोलते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है जो बस ये जो SN1 रिएक्शन है उसमें बस रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये रेट सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन जो कहलाता है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन लिक्विफाइड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले फिर से एक बार हम देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ग्रुप के आने से दूसरा ग्रुप जो निकलता है तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि अटैक करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग SN1 में अटैक हमेशा सॉल्वेंट ही करता है। अगर सॉल्वेंट H2O होगा तो उस रिएक्शन को हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर सॉल्वेंट H2O को छोड़कर कोई दूसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो उस रिएक्शन को सॉल्वेशन रिएक्शन बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो कि बस सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, इसलिए मॉलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। ओके। आप लोग देखने वाले हैं कि SN1 का सब ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, फिर स्टीरियो देखेंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन से हमको कुछ आइडिया लगने वाला है, फिर अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो उससे हमारा पूरा जो कंसेप्ट हो जाएगा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन है।
ठीक है, वो जो हेलाइट, सॉरी, जो हेलाइट है ये 3 डिग्री हेलाइट है, और ये भी हेलाइट क्या है, 3 डिग्री है। लेकिन डिफरेंस क्या चीज में है कि ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, H2O है, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन है कुछ, और यहाँ पर एक्वस NaOH है, इसका कंसंट्रेशन 5 लाख टाइम ज्यादा है H2O से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और CH3, और यहाँ पर ये क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एक ग्रुप हटता है दूसरा ग्रुप आता है, तो यहाँ पर Br निकलेगा, Br की जगह क्या आ जाएगा, OH। यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH, यहाँ पर भी Br हटेगा और OH आ जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो लेकिन इस पे जो रेट होता है, यहाँ पर रेट क्या है, R1, और ये क्या है, रेट R2। ये R1 इजकल टू R2 होता है, मतलब कि ये रेट न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस है, लेकिन सबस्ट्रेट तो सेम है, तो सबस्ट्रेट तो सेम है, तो इसके कारण तो कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डिफरेंस होने के कारण भी रेट क्या है, सेम है, मतलब कि रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है आगे, क्या है ऑब्जर्वेशन अगला क्या है। सो तो यहाँ पर है सी एस थ्री एक्स है, यहाँ पर CH3 ये है, तो इसका भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको एक्स को हटाएंगे, H2 डालेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, इसका रेट R1 है, इसका रेट क्या होगा, सी एच थ्री हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, CH2, और यहाँ पर क्या आएगा, OH। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, सब क्या है, वाटर है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सेम होगा, तो न्यूक्लियोफाइल को तो डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर रेट, मतलब कि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, ये 3 डिग्री है, ठीक है, ये 2 डिग्री है, और ये जो है ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेट का ऑर्डर क्या होता है, R1 ज्यादा होता है R2 से, और R2 क्या होता है, ज्यादा होता है R3 से। मतलब कि यहाँ पर सबस्ट्रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, सबस्ट्रेट का। और जैसा कि हम बोले हैं कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि हम देख लिए कि न्यूक्लियोफाइल अलग अलग था लेकिन रेट क्या था, सेम था, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सबस्ट्रेट अलग अलग है, तो रेट भी क्या अलग अलग है, ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट पे। अब हम लोग देखने वाले हैं, ये पूरा क्रिस्टल क्लियर होने वाला है हम लोग को मैकेनिज्म से, लेकिन उससे भी पहले एक और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये है, ये भी 3 डिग्री ही हेलाइड है, 3 डिग्री ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर स्टोर डाले हुए हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, और यहाँ पर बनेगा HBr। ठीक है, यहाँ पर H2O कोल्ड, यहाँ पर कोल्ड क्यों नहीं है, वो अभी सब कुछ हम लोग को क्लियर मैकेनिज्म पार्ट में होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो H2O वहां पर बॉयल लेंगे, तो बॉयल लेने से क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बॉइल्ड वाटर लेते ही यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या, यहाँ से एक H हटा होगा, और यहाँ से Br हटा होगा, इसके बदले यहाँ पर ये बॉन्ड हटा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ गया होगा जो कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर HBr बन गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में Br हटा, OH जुड़ा, तो इस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि HBr दोनों हट गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें हो रहा है, H2O कोल्ड जब ले रहे हैं, कोल्ड वाटर जब ले रहे हैं, तब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम हॉट वाटर ले रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होता है, इलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हम लोग को क्लियर अभी मैकेनिज्म में हो जाएगा। तो हम लोग आगे मैकेनिज्म पार्ट में जा रहे हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म पार्ट हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। सो लेट्स हम एक एग्जांपल, वही पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं, बैक एग्जांपल ले लेते हैं, सी एच थ्री। ठीक है, यहाँ पर हम ले लिए Br, यहाँ पर हम ले लेंगे 2 मॉलिक्यूल वाटर का ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3C, CH3, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2O आ जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा HBr हो जाएगा। ये ओवरऑल प्रोडक्ट होता है, वही हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं, ये कैसे आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला हम स्टेप वाइज आने वाले हैं। तो स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 में होता क्या है, स्टेप 1 में ये होता है कि ये जो CH3 जो होता है, ये 3 डिग्री हेलाइट होता है, ये बॉन्ड Br का जो बॉन्ड होता है,
ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड बहुत जो टूटता है उसका रेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड टूटने का रेट क्या होता है, स्लो होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होने वाला है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का। और जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो ट्रिमुलर प्लेनर होता है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और यहाँ पर क्या निकलने वाला है, Br-। ठीक है, लेकिन हम देख लेते हैं कैसे गैस फेज में अगर ये कार्बोकेटाइन बनता है तो उसका डिसोसिएशन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, और जो लिक्विड स्टेट में जो कार्बोकेटाइन बनता है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम गैस फेज का रिएक्शन देखने जाते हैं गैस फेज में, तो अगर हम गैस फेज का हम देखने जाते हैं तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी 630 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ठीक है, लेकिन जब हम लिक्विड फेज का हम देखने जाएंगे लिक्विड फेज में, तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी होता है 84 किलो जूल पर मोल में। ठीक है, 84 किलो जूल पर मोल में। तो ये गैस फेज में टूटना जल्दी नहीं टूटता है, बहुत ही स्लो, इससे भी ज्यादा स्लो रेट से टूटता है, क्योंकि ये रिएक्शन हम तो H2O के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, इसका कारण क्या है, जो स्टोर में ये टूटता तो, लेकिन 84 किलो जूल मोल में क्यों नीचे एक्टिवेशन का नीचे हो जाता है, इसका रीजन क्या होता है। तो इसका रीजन यही होता है ताकि हम जो सॉल्वेंट लिए हैं वो सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट है या H2O है। ठीक है, तो ये H2O क्या करेगा कि जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये इस पर हाइड्रेशन स्फीयर बना देगा, और जैसे ही हाइड्रेशन स्फीयर बना देगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और यहाँ पर भी जो Br है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन स्फीयर बन जाएगा स्टोर का, तो ये Br भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर एक मिनट हम सोचते हैं, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन स्फीयर नहीं बनता तो Br दोबारा अटैक कर सकता है ना, लेकिन हाइड्रोजन स्फीयर बनने के कारण Br दोबारा अटैक नहीं कर सकता, क्या कि इसका मोबिलिटी रेट क्या होगा, मोबिलिटी रेट बहुत ही कम हो जाएगा, क्या कि H2O और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह होता है, इसके कारण ये अटैक नहीं कर पाता। इसलिए ये लिक्विड फेज में 630 किलो जूल से 84 किलो जूल पर मोल चल जाता है। लेकिन इसका और बैरियर कम होता है, इसका और बैरियर इसलिए कम होता है क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं, ये क्या है, ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये ट्रिंगुलर पिनेरल है, ट्रिंगुलर पिनेरल है। तो इसके पास क्या होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये जो 9 अल्फा हाइड्रोजन है ये 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ हाइपर कंजुगेशन करता है। ठीक है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन करेगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन करेगा, इधर भी हाइपर कंजुगेशन करेगा, ये भी है, सब इसके साथ हाइपर कंजुगेशन करेगा। हाइपर कंजुगेशन होने के कारण यहाँ पर प्लस चार्ज जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होने लगता है, इस कारण इसका एक्टिवेशन एनर्जी 84 किलो जूल से भी कम हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन क्या होता है, फेवर होगा। तो इसमें देखने वाला ये बात है कि अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे SN1 में, अगर हम SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेंगे तो इस यहाँ पर हाइड्रोजन स्फीयर बनेगा ही नहीं, और हाइड्रोजन स्फीयर नहीं बनेगा तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी इससे डाउन ही नहीं होगा, और डाउन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर 3 डिग्री का रेट इसलिए ज्यादा है क्या है कि 3 डिग्री के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 9 अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, वो प्लस चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्शन फिजिबल है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग ये देखे हैं स्टेप फर्स्ट में। ठीक है, अब स्टेप टू में क्या होता है कि वाटर कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। आप ये बताइए कि वाटर क्या है, वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। अगर वाटर सॉल्वेंट होगा तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा उसमें। अगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा, तो ये बस वेट क्या करेगा कि जैसे ही कार्बोकेटाइन बने, जैसे ही कार्बोकेटाइन बने तो ये तुरंत अटैक कर जाएगा ना, तो ये रेट क्या हो जाएगा, ये तुरंत अटैक करेगा तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का फॉर्मेशन क्या होने वाला है, CH3 सी CH3 CH3, और यहाँ पर क्या बनने वाला है, OH और यहाँ पर बनने वाला है प्लस, तो यहाँ पर अब जो हाइड्रोनियम आयन लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें स्टेप टू में क्या देखें कि ये कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो H2O क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, H2O क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है। अगर सॉल्वेंट है तो
उसमें कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये तो बस देख रहा है कि कार्बोकेटायन बने, ये अटैक तुरंत करे। तो ये रेट, इसका जो ये स्टेप कैसा होता है, ये फर्स्ट स्टेप का होता है। ठीक है। और हम लोग अगर स्टेप थ्री में जाएंगे, तो स्टेप थ्री का क्या होता है, यहाँ पर CH3, सी CH3 और CH3, और यहाँ पर क्या बना था, OH, H यहाँ पर प्लस बना था। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये न्यूट्रलाइज होने के लिए बाहर निकलता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, CH3, सी CH3, CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। और यहाँ पर इसको निकालने के लिए होता है H2O। ठीक है। ये H2O इसको निकालता है, यहाँ पर ये बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा H3O, पॉजिटिव बन जाएगा। और हम लोग देखे हैं कि Br माइनस क्या होता है, बाहर नहीं होता है, तो Br माइनस क्या करेगा, इसका H ले लेगा, और H लेते ही यहाँ पर फॉर्मेशन होता है H2O प्लस Br माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैग्नीज होगा। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से क्या क्या हुआ है। तो मैग्नीज में जो क्या होता है, ये 3 डिग्री का होता है, 3 डिग्री का लाइट है, तो H2O Br को हटा के अपने OH लगा लेगा, और यहाँ पर H2O HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, Br का हटना, Br यहाँ से निकलता है, तो ये रेट क्या होता है, शुरू होता है। गैस फेज में क्यों होता है, गैस फेज में इसका एक्टिवेशन एनर्जी 630 किलो जूल पर मोल होता है, क्योंकि गैस फेज में इसको कोई स्टेबलाइज करने वाला उतना नहीं होता है, लेकिन जैसे लिक्विड फेज में होता है, इसका 84 किलो जूल पर मोल होता है, क्योंकि लिक्विड फेज में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इसको हाइड्रेशन स्फीयर बना के इसको स्टेबलाइज करता है। H2O क्या करता है, पूरा ऑक्सीजन से इसको स्टेबलाइज करता है, जिस कारण इसका एक्टिवेशन पीरियड कम हो जाता है, और अलग से Br को भी एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा के इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है। और इससे भी 84 से भी कम क्यों होता है, काहे कि इसके पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन इसको क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन से लगा लगा के इसका एक्टिवेशन पीरियड को और कम करेगा, इसलिए ये ज्यादा फिजिबल रिएक्शन का होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, स्टेप टू में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बोकेटायन पर जैसे ही H2O का अटैक हुआ, ठीक है, H2O का अटैक हुआ, तो यहाँ पर बना, ये बना, ये हाइड्रोनियम आयन बना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ये बना OH H, और यहाँ पर वाटर जो अटैक किया था इसको प्लस चार था, तो H2 क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन ले लेगा, और यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, OH बन गया। और उसके बाद यहाँ पर H3O प्लस बनेगा, तो Br माइनस तो उस रिएक्शन में है ही, तो Br माइनस H प्लस का H3O प्लस का H लेकर H2O प्लस HBr बना देगा, H2O प्लस क्या बनाएगा, HBr बना देगा। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग अभी इसमें क्या देखें कि जब मैकेनिज्म में हम लोग देखे हैं, मैकेनिज्म में हुआ क्या, मैकेनिज्म में क्योंकि यहाँ पर बना है CH3, सी CH3 और यहाँ पर प्लस चार बना है। तो हम यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, यहाँ पर CH2 मान लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर होता क्या है, हम लोग जो बोले थे पिछला वाला में, जो बैक हम लोग अभी देखे थे, इसमें जो जैसे ही हम बॉइल्ड वाटर रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का इलिमिनेशन बनता है। ठीक है। तो वो देखने वाले ये क्यों ऐसा होता है, इलिमिनेशन क्यों ही बनता है ऐसा। तो जैसे ही हम बॉइल्ड वाटर का मतलब होता है हीट करना, जैसे ही हम हीट करेंगे, तो हाइपर कंजुगेशन का रेट क्या हो जाएगा, हीट करने से हाइपर कंजुगेशन का रेट क्या होता है, हाइपर हाइपर कंजुगेशन का रेट इंक्रीज करता है। ठीक है। अगर हीट करेंगे तो हाइपर कंजुगेशन का रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी जल्दी ही टूटना पसंद करेगा, तो जल्द से ही टूट जाएगा। दूसरा जो H2O होगा, वो वो अटैक करने से उसको बेहतर अच्छा लगेगा कि ये H को ले ले, तो यहाँ पर H को लेते ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव मिला के ये दोनों क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ना। तो यहाँ पर बॉन्ड बनते ही ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि जैसे बॉयल हीट करते हैं, कि हीट करने से हाइपर कंजुगेशन का रेट क्या होता है, सब जगह हाइपर कंजुगेशन का रेट इंक्रीज करेगा। और हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या था, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब कि बॉन्ड बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। तो H2O तो
जानते हैं कि बेस के भी ऐसा बिहेव करेगा। तो H2O क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन को ट्रैप्ट कर लेगा। ट्रैप्ट करते ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से देखते ही यहाँ पर प्लस के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, जो कि इलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। तो हम लोग का ये बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ था, हेलाइट कर होता है, हेलाइट होता था, वहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अटैक स्टेप सेकंड में क्या हुआ, वाटर अटैक किया। सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर ही होता है, और दूसरा क्लोरोफोर्मिक सॉल्वेंट हो सकता है, वो अटैक किया। स्टेप थ्री में क्या होता है, वाटर से H+ निकला था, जो कि उसको न्यूट्रलाइज किया था। तो वो स्टेप थ्री हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे क्या होता है, सबसे यहाँ पर क्या देखना है कि ये हुआ, ये कार्बोकेटाइन बनने में जो बॉन्ड क्या होता है, सीवियर या कोई भी हम जनरल लेते हैं, CX बॉन्ड क्या होता है, टूटना। तो ये जल्दी टूटता नहीं। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये जल्दी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, इसलिए इसका ग्राफ क्या है, सबसे ऊपर है। उसके बाद वाटर का अटैक करना अपना ठीक ठाक है, और उसके बाद है H+ का निकलना, वो भी ठीक ठाक है। तो सबसे ज्यादा डेल्टा G1 है, क्योंकि वहां पर हम क्या किए हैं, बॉन्ड को, CX बॉन्ड को तोड़े हैं, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किए हैं। तो उसका ग्राफ क्या होता है, सबसे ऊपर जाता है, वो ट्रांजिशन स्टेट 1 है, क्योंकि इसमें भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। वाटर जिस पे अटैक किया है वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है, सेकंड है। और जिसमें H+ निकला है वो क्या ट्रांजिस्टर 3 है। यहाँ पर ये क्या हो गया, डेल्टा G1 क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि और निकलने में ज्यादा इंटरेस्ट एनर्जी चाहिए, इसलिए ग्राफ क्या ऊपर, वाटर इलेक्ट्रोस्टैटिक से इंटरेक्शन करता है, इसलिए ग्राफ क्या है, उसका डेल्टा G2 क्या है, कम है। और वो निकलने इसको न्यूट्रलाइज होना, स्टेबल होना है, तो उसका और कम, डेल्टा G3 क्या है, सबसे कम। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला लेसन पे, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। अगला टॉपिक है जो कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम ले लिए एक कायल कंपाउंड ले लिए। ठीक है, कायल कंपाउंड, अगर यहाँ पर हम H2O ले लेंगे तो H2 क्या करेगा, Pr को हटाएगा, OH जुड़ेगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, इनैंसियमर्स बन जाएगा। अगर एक मिनट के लिए ये D होगा तो दूसरा क्या बनेगा, L बनेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन जो बना है, तो ये कैसा बन सकता है, CH3 होगा, ये Br निकलेगा, तो यहाँ से बस ये तीनों ग्रुप ही बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Pt हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, CB3 बन जाएगा, और ये प्लेनर बन जाएगा। और यहाँ पर इसके पास क्या बचेगा, एक पी ऑर्बिटल बचेगा। ठीक है, ये एक पी ऑर्बिटल बचेगा। और अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर एज एन लिक्विफायर लेंगे, तो H2O क्या करेगा, वाटर एज एन लिक्विफायर पर H2O क्या करेगा, अटैक कर सकेगा। हो सकेगा कि H2O ऊपर से भी अटैक करे। ठीक है, और हो सकेगा कि H2O नीचे से भी अटैक करे। अगर H2O एक मिनट के लिए मानते हैं, लेट्स कंसीडर H2O ऊपर से अटैक कर रहा है, यहाँ पर D बनेगा। और अगर नीचे से अटैक किया तो यहाँ पर क्या बनेगा, L। दोनों का प्रोबेबिलिटी का अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही चांस है, क्योंकि ऊपर से भी पूरा जगह उसके पास खाली है अटैक करने का, यहाँ पर ऊपर से भी अटैक करने का जगह क्या पूरा खाली है, और नीचे से भी अटैक करने का जगह पूरा है। इसलिए ये क्या कर सकता है, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक करेगा। तो इसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल बनता है, मतलब कि अगर ये मान लेते हैं कि 50% बनता है, तो ये भी क्या बनता है, 50% बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनएंशियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जनरल हम बता रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा। तो इस ये पूरा खाली है, तो ऊपर से इसमें 50% आ रहा है, तो नीचे से भी 50% बनेगा। दोनों का मिक्सचर क्या होता है, इनर्शियोमर्स। इनर्शियोमर्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम सब बोलते हैं रेस्टमाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, रेस्टमाइजेशन नाम देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्मेशन का क्या होता है, जो कि कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ऊपर से भी जगह होता है अटैक करवाने का, और नीचे से भी जगह होता है अटैक करवाने का। इसलिए क्या होता है, दोनों ओर से अटैक कर सकता है, तो दोनों का बनने का चांस इक्वल इक्वल होगा। तो इसको इनएंशियोमर्स बोलते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन, जो कि रेशम बनने होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है।
कि रेसमाइजेशन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल पोलर होगा उतना ज़्यादा रेसमाइजेशन का चांस होगा। क्योंकि एक कंसेप्ट और मतलब वही कंसेप्ट है। क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि ये बैक साइड पे बैक पेज में क्या था कि अगर यहाँ पर अगर कंपाउंड हल्का यहाँ पर कंपाउंड निकलता, एक मिनट के लिए सोचते हैं, कंपाउंड अगर यहाँ से निकलता तो H2O का निकलने का चांस क्या होता है उनका, कम होता फोन से अटैक करने से। लेकिन बैक अटैक से तो ज़्यादा अटैक कर सकता है। ये जनरल है कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 50% बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ से ग्रुप अगर निकलेगा उस साइड से इसको अटैक करने का चांस प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। कि मान लेते हैं कि यहाँ से अटैक 40% कर रहा है और नीचे से अटैक यहाँ पर एक लड़की नीचे से अटैक कर रहा है 60%। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा समावेशन होगा वो 80%, मतलब कि 40% इसका 40% इसका मिला के 80% होगा। ठीक है, यहाँ पर समावेशन कितना होगा 80% होगा। बाकी 20% क्या होगा, एक्टिव होगा ना, क्योंकि 20% तो ज़्यादा बैक से अटैक किया है। तो यहाँ पर इन्वर्ट जो कंपाउंड बनता है वो इन्वर्टेड कंपाउंड होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कंपाउंड थोड़ा सा हल्का बनता है। लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट क्या कर रहा है 80% कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा डोमिनेंट क्या कर रहा है 80% कर रहा है। कम डोमिनेंट क्या कर रहा है 20% कर रहा है। इसके इन्वर्ट कम ही बनेगा, लेकिन रिटेंशन यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर इनएंशियोमर्स ज़्यादा बनेगा। ठीक है, इनएंशियोमर्स क्या बनेगा ज़्यादा, और यहाँ पर इन्वर्टेड क्या बनेगा कम बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं रेट ऑफ रेसमाइजेशन का क्या होने वाला है। रेट ऑफ रेसमाइजेशन डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका रेसमाइजेशन का रेट क्या होगा ज़्यादा। जैसे कि H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। ठीक है, तो इसका रेसमाइजेशन का रेट क्या हो रहा है 98%। वैसे ही MUH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 33, इसलिए इसका रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज भी क्या होगा कम होगा। ये डिपेंड करता है कि मेरा न्यूक्लियोफाइल कितना ज़्यादा पोलर है। अगर हम लोग ACOH में लेते हैं तो ACOH का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम होता है, तो उसका रेसमिक मिक्सचर परसेंटेज रेसमिक मिक्सचर और भी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग अगला वीडियो में हम लोग अब यहाँ पर सेशन एंड करने वाले हैं। और अगला जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का आने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN1। मतलब कि जो फैक्टर होता है SN1 का वो कैसे कैसे अफेक्ट करता है। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल का रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट का रेट क्या होता है, कैसे रिएक्शन हो, कैसे रेट पे डिपेंडेंट होता है, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है SN1 पे। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि जल्द ही आने वाला है। और उसके बाद हम सब क्वेश्चन देखने वाले हैं रिलेटेड टू जेईई मेंस, जो कि सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो थैंक यू फॉर द सेशन। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।